चैप्टर कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इंपोर्ट अंडर जीएसटी। एवरीवन ओवर हियर नाउ सुनिए, ये जो इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी का चैप्टर है ये आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने सारे चैप्टर्स में। इनका एक छोटा 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 टुकड़ा हर चैप्टर में मैंने करा दिया है, उसी को यहां पे एक साथ डाला हुआ है। सर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इंपोर्ट में क्या होता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो सकता है या सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में लाना इंपोर्ट होता है। मींस ब्रिंगिंग ऑफ गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। यस सर। सर आर्टिकल नंबर 269A जब कॉन्स्टिट्यूशन का आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था और सेक्शन नंबर 72 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट इंटर जब डिटरमाइन कर रहे थे, उधर लिखा हुआ था इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर इंटरस्टेट सप्लाई होता है। यस सर, हमें याद है। फिर हमने सेक्शन नंबर 7 सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 पढ़ा था, उसमें ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में उसमें एक प्रोवाइजो था, अगर आपको याद है उधर लिखा हुआ था आईजीएसटी शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कस्टम एक्ट। सर कस्टम एक्ट का सेक्शन नंबर 37 सेक्शन नंबर 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट बोलता है 1975 बोलता है सर आईजीएसटी लेवी होगा। यस सर, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज के चैप्टर में आपने बोला था किस वैल्यू पे होगा? वैल्यू डिटरमाइंड अंडर 38 और 38A in case of bond to bond transfer of the custom tariff act at the point when custom duties are levied under section number 12। क्विकली बोलिए सर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया लाना इंपोर्ट होता है। एंड इंपोर्टेशन इज ऑलवेज इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट होगा उस पे आईजीएसटी लगेगा, लेकिन आईजीएसटी लगेगा अंडर द सेक्शन नंबर 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। किस वैल्यू पे लगेगा? ऑन द वैल्यू अंडर सेक्शन नंबर 38 और बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर का केस में 38A ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। क्विकली बोलिए मेरे को, क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर का केस में, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर का केस में जब आईजीएसटी लगता है तो लगता है 38 के वैल्यू पे और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। क्विकली बताइए, क्या ये पॉइंट रिकॉल हुआ? फिर बोला है एक बार आपने आईजीएसटी दे दिया, पोस्ट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर द कस्टम इंपोर्टर कैन अवेल आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ एंट्री। क्विकली बोलिए सर, बिल ऑफ एंट्री आपने बताया था सेक्शन नंबर 16 रेड विथ रूल नंबर 36 में कि सर बिल ऑफ एंट्री इज ए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट और उसके बेसिस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस क्या होता है? सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया। सर सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस में दो केस आता है। सर इंपोर्ट अगर फॉर ए कंसिडरेशन हो या सर इंपोर्ट विदाउट ए कंसिडरेशन होगा तो 71C में। यस सर, ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ाया था सप्लाई में। 71B बोलता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन अगर हो रहा है बिजनेस पर्पस के लिए तो सर वो सप्लाई है। सेक्शन नंबर 74 बोलता है इंटरस्टेट सप्लाई है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इंटरस्टेट सप्लाई है। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 4 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है कि सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस इज इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा, लेकिन सर सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 3 रिवर्स चार्ज बोलता है इस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा एंड रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे। क्विकली बोलिए यस सर, याद आ गया। अगर इंडिया के बाहर से कोई हमें सप्लाई कर रहा है सर्विस फॉर बिजनेस पर्पस तो इट इज इंटरस्टेट, आईजीएसटी आएगा, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट देगा। लेकिन अगर नॉन बिजनेस है तो भी सर सेक्शन नंबर 71B बोलता है सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी लगेगा, इट इज टैक्सेबल, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था। यस सर, गवर्नमेंट ने बोला था कि क्योंकि नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है इसलिए उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, बेकार में नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लोगों को ट्रबल नहीं करेंगे। यहां बताइए, यहां अगर रिवर्स चार्ज देना है तो क्या आपको याद है सेक्शन नंबर 24 बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और रिवर्स चार्ज में जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि अगर हमने रिवर्स चार्ज लगा के बोला आपको देना पड़ेगा
तो लोग यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लिया है तो इट शैल बी एग्जम्प्टेड। लेकिन गवर्नमेंट ने एक स्टार लगाया और बोला ओआईडीआर सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू एन एनटीओआर, तो ओआईडीआर रजिस्ट्रेशन लेगा और जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। ओआईडीआर का सर्विस नीचे है। सर 71C आया, 71C बोला शेड्यूल 1 पैराग्राफ नंबर 4, शेड्यूल 1 का पैराग्राफ नंबर 4 क्या बोलता है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से अगर आपने रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट से कोई इंपोर्ट किया सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसके लिए कंसीडरेशन नहीं दिया है, फिर भी इसको सप्लाई बोला जाएगा, इंटरस्टेट होगा और सर इस पे आईजीएसटी आपको रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल बी एप्लीकेबल एंड रिसिपिएंट टू लायबल टू पे जीएसटी। क्विकली बोलिए, क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर, पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। यस सर, आगे बढ़िए। ओआईडीआर सर्विसेज, सर ओआईडीआर सर्विसेज का मतलब क्या होता है? देखिए ओआईडीआर सर्विसेज का मतलब बोला है यहाँ पे सर्विस व्यूज डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट और एनी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। सर इंटरनेट के थ्रू दिया जा रहा है, नेटफ्लिक्स सोचिएगा दिमाग में सर, प्लस वेयर द नेचर ऑफ द सर्विस रेंडर्स एसेंशियली ऑटोमेटेड, ये सर्विसेज ऑटोमेटेड होते हैं, मैनुअल इंटरवेंशन लोगों का ज्यादा नहीं होता है। मूवी देखना है डाउनलोड करो देख लो। नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है सर, प्लस थोड़ा बहुत हो सकता है, प्लस इम्पॉसिबल टू इंश्योर इन द एब्सेंस ऑफ आईटी, प्लस इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। इन्होंने बोला है ये भी ओआईडीआर सर्विस माने जाएंगे, ये भी ओआईडीआर सर्विस माने जाएंगे। क्या? सच एज एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट, अगर समझ लीजिए आपको गूगल एडवर्टाइजमेंट का सर्विस दे रहा है, क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, प्रोवाइडिंग ई बुक, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, अदर इंटेंजिबल्स ओवर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और इंटरनेट, प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और अदरवाइज। सर आपने iCloud सर्विस लिया, iCloud से आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो, रिट्रीवल सर्विसेज, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट, स्टोरेज एंड गेमिंग, ये सारे सर्विस को मान लिया जाएगा क्या? ओआईडीआर सर्विस। मैंने यहाँ एक एग्जांपल डाला है, समझ लीजिए नेटफ्लिक्स यूएस से है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ओआईडीआर है। सर यहाँ डोमेस्टिक ओआईडीआर की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। डोमेस्टिक ओआईडीआर तो नॉर्मल सप्लायर माने जाते हैं, ठीक है, सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और ओआईडीआर सर्विस अगर दे रहा है रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट इंडिया में है, तो सर रिसिपिएंट अगर अदर देन एनटीओआर है तो सर हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। रिसिपिएंट को देना है जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेगा और जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज देगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। बेसिकली यहाँ पे बोला है अदर देन एनटीओआर का केस में ये बेसिकली जनरली रजिस्टर्ड पर्सन ही होते हैं एंड ये लोग जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज देते हैं, ठीक है। अगर रिसिपिएंट एनटीओआर है, अगर रिसिपिएंट एनटीओआर है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ओआईडीआर लायबल होगा। ओआईडीआर क्या करेगा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डालेगा इन आरईजी 10, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा आरईजी 06 में और फिर पे करेगा टैक्स, रिटर्न फर्निश करेगा बाय इन जीएसटीआर 5A by the 5th of the next month, एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 9C होता है, लेकिन इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है सर। तो सर क्या हुआ? अगर ओआईडीआर ने सर्विस दिया एनटीओआर को तो ध्यान रखना फॉरवर्ड चार्ज आएगा, ओआईडीआर विल बी लायबल। ओआईडीआर कैसे लायबल होगा? ओआईडीआर को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को टैक्स देगा। सर एनटीओआर कौन होता है? एनटीओआर मींस गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इंडिविजुअल और अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन, और वो रिसीव कर रहे हैं क्या? सर या तो गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या एक इंडिविजुअल या एनी अदर पर्सन इफ दे आर रिसीविंग ओआईडीआर सर्विस फॉर एनी पर्पस अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। यस सर, पॉइंट क्लियर है। तो इनको बोला जाएगा एनटीओआर, और अगर ओआईडीआर ने सर्विस दिया इंडिया के बाहर से एनटीओआर को तो सर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, ओआईडीआर रजिस्ट्रेशन लेगा, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। सर समझ लीजिए
यहाँ पे एक बच्चा एक गेम डाउनलोड कर रहा है गूगल प्ले स्टोर से, लेकिन सर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में एक्चुअल डेवलपर बैठा हुआ है जिसने एक्चुअली गेम डेवलप किया है। तो ये बोल रहा है ये सप्लायर है जिसने गेम डेवलप किया है, ये इंटरमीडियरी है गूगल प्ले स्टोर, और आपने गेम डाउनलोड किया है, ठीक है। अब बताइए इधर OIDR कौन हुआ? इन्होंने बोला है अगर गूगल प्ले स्टोर ने इसका गेम लिस्ट किया है तो हम डीम्ड गूगल प्ले स्टोर को मान लेंगे कि गूगल प्ले स्टोर OIDR सर्विस आपको दे रहा है। एंड सर अगर रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में NTOR है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। गूगल प्ले स्टोर विल बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, कलेक्ट GST एंड पे इट टू द गवर्नमेंट। क्या आपको याद है OIDR सर्विस के केस में सेक्शन नंबर 13 में हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। यस सर याद है। तो यहाँ क्या हुआ, एक गेम डेवलपर था जो इंडिया के बाहर था, उसने गेम डेवलप करा के गूगल प्ले स्टोर में लिस्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला गूगल प्ले स्टोर इज द OIDAR, लेकिन एक्सेप्शन दिया, एक्सेप्ट इफ। देखिए एक्सेप्ट इफ मतलब इंटरमीडियरी को सप्लायर नहीं मानेंगे, सप्लायर इसको माना जाएगा कब? सर इफ PAIT कंडीशन आर सेटिस्फाइड। सर ये PAIT क्या होता है? सर इनवॉइस, बिल, रिसीट क्लियरली इंडिकेट्स सप्लायर, सर्विस एंड इट्स रिसिपिएंट। सर इनवॉइस जो है ना उसमें क्लियरली इसका नाम लिखा हुआ है, इनवॉइस जो है उसमें क्लियरली इसका नाम लिखा हुआ है। तो यहां बोल रहे हैं इनवॉइस, बिल और रिसीट क्लियरली इंडिकेट सर्विस एंड इट्स सप्लायर इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। किस कौन सर्विस दे रहा है, सर क्या सर्विस दे रहा है और कौन सप्लायर है उसका नाम लिखा हुआ है। इंटरमीडियरी डज नॉट इन्वॉल्व इन पेमेंट प्रोसेस, मतलब पेमेंट डायरेक्टली यहां से इसके पास जा रहा है, इंटरमीडियरी पेमेंट प्रोसेस में भी इन्वॉल्व नहीं है, नाइदर कलेक्ट्स और प्रोसेसेस और इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट। इसने खाली लिस्ट करवा लिया, सर मैं पेमेंट नहीं लेता हूं, पेमेंट डायरेक्टली उसके पास जाता है, तो ये इंटरमीडियरी सप्लायर नहीं बना। तो बेसिकली क्या हुआ, इनवॉइस में इसका नाम लिखा हुआ है, पेमेंट डायरेक्टली इसके पास जा रहा है, ठीक है। इंटरमीडियरी डज नॉट ऑथराइज डिलीवरी, डिलीवरी इज ऑथराइज डायरेक्टली बाय डेवलपर। कौन ऑथराइज करता है डिलीवरी? ये डायरेक्टली ऑथराइज करता है डिलीवरी, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशन नॉट डिटरमाइंड बाय गूगल प्ले स्टोर, जो भी इंटरमीडियरी है वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं करता है बट बाय द एक्चुअल डेवलपर। देखिए इनवॉइस में इसका नाम है, एवरीवन ओवर हियर, इनवॉइस में इसका नाम है, पेमेंट डायरेक्टली इसको आ रहा है, ऑथराइजेशन ये देता है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ये डिसाइड करता है। तो क्या गवर्नमेंट इसको बोलेगा तू बकरा है तेरे को देना पड़ेगा? बताइए मेरे को, क्या इंटरमीडियरी को यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि सर आप OIDR हो? नहीं, OIDR यही बनेगा अगर PAIT कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। PAIT कंडीशन मतलब P फॉर पेमेंट, A फॉर ऑथराइजेस डिलीवरी, I फॉर इनवॉइस में सप्लायर का नाम है, टर्म्स एंड कंडीशन PAIT, टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड कर रहा है? ओरिजिनल सप्लायर डिसाइड कर रहा है। तो ओरिजिनल सप्लायर ही OIDR सर्विस प्रोवाइडर हुआ और इसको GST रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली इंडिया में लेना पड़ेगा और इस केस में इसको GST कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अगर ही इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू एन NTOR। यहां बाबा एक पॉइंट मैं और बोलना चाहता हूं, याद रखिएगा एक पॉइंट। सर क्या आपको मालूम है हाई सी सेल? यस सर, हाई सी सेल में याद रखिएगा, समझ लीजिए इंडिया के बाहर से गुड्स आ रहे हैं, इंडिया के बाहर से गुड्स आ रहे हैं, समुद्र में मेरे गुड्स हैं और मेरे पास बिल ऑफ लेडिंग है और मैंने बिल ऑफ लेडिंग किसी और को ट्रांसफर कर दिया। इस केस में जब गुड्स इंडिया में लैंड हो गए तो बेटा आपको कस्टम ड्यूटी तो देना ही है, प्लस आपको IGST भी देना पड़ेगा। यस एवरीवन, और ये जो कस्टम ड्यूटी और IGST लगेगा ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, हाई सी सेल का केस में हमेशा याद रखिएगा जो लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा उस पे कस्टम ड्यूटी भी लगेगा और उस पे IGST भी लगेगा। यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद एक और पॉइंट आएगा, आप बुक में देखोगे, थर्ड कंट्री शिपमेंट। थर्ड कंट्री शिपमेंट क्या होता है सर? थर्ड कंट्री शिपमेंट में बेसिकली चाइना से गुड्स डायरेक्टली मैंने भिजवा दिए, एक दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री भिजवा दिए। थर्ड कंट्री शिपमेंट होता है वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर आपने गुड्स भेज दिए विदाउट द गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया, तो सर वो तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, उस पे GST नहीं आएगा। याद रखिएगा 3 पॉइंट, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर,
सर सेक्शन नंबर 38 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट का वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विचएवर इज हायर पे आईजीएसटी लगेगा। हाई सी सेल, सर हाई सी सेल पे हमेशा याद रखिएगा जो भी कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी लगने वाला है, जो लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू है जिसमें आपने उसको सेल किया था उस पे लगेगा। थर्ड कंट्री शिपमेंट पे तो जीएसटी आएगा ही नहीं। यहां हमारा क्विकली खत्म होता है इंपोर्ट्स अंडर जीएसटी।